प्यारे साथियों, अपनी पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये सेशन हमारा होने वाला है यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के कक्षा 10 के छात्रों के लिए। तो अगर आपकी जानकारी में कोई कक्षा 10 का छात्र है तो उसे ये चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हों तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारा एक दिन में एक चैप्टर साइंस का होने वाला है। तो अगर आप अपना साइंस अच्छा करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय फर्स्ट से। तो अध्याय फर्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करूं कि अगर मैं घर में चीनी और पानी लेता हूं तो उसमें एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा जिसे आप लोग शरबत के नाम से जानते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इनमें जिन पदार्थों को लिया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया तो उसमें चीनी और पानी मैंने लिया, तो लिए जाने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, जबकि जो पदार्थ बनते हैं बाद में उनको उत्पाद कहा जाता है। तो क्लियर हुआ, रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो, अभिकारक जो पदार्थ लिए जाते हैं, उत्पाद जो पदार्थ बनते हैं। तो दैनिक जीवन में हम उदाहरण देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के। क्या उदाहरण हो सकते हैं? जो हम भोजन खाते हैं उसका जो पाचन होता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम सांस लेना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम के फीते का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और जबकि हमारी रसोइयों में दही का जमना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो क्लियर हुआ रासायनिक अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उदाहरण। दही का बनना देखिए, क्योंकि दूध जो होता है उसके गुण अलग होते हैं, दूध के गुण अलग होते हैं और दही के गुण अलग होते हैं। तो एक नया पदार्थ बना तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रासायनिक समीकरण हो गई। तो चलिए अब देख लेते हैं रासायनिक समीकरणों को कैसे पहचाना जाता है कि ये रासायनिक समीकरण बनी रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो आप लोगों को उसकी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी वो या तो ठोस से द्रव हो गया होगा, या द्रव से गैस, या गैस से ठोस, या ठोस से गैस बन गया होगा। उसके रंग में परिवर्तन होगा, या उसके तापमान में परिवर्तन होगा, या उससे कोई गैस का उत्सर्जन होगा। गैस का उत्सर्जन का मतलब है कि गैस उसमें से निकलेगी। जैसा कि आप लोगों को मैं उदाहरण देने की कोशिश करूं तो हम जो घरों में कली वगैरह करते हैं, चूना जो करते हैं, जब चूने में पानी डाला जाता है तो उसमें CO2 गैस निकलती है। तो ये एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। अब हमने ये समझा कि रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को एक जो तीर का चिन्ह है उससे प्रदर्शित किया जाता है, और तीर के बाएं हाथ पे यानी उल्टे हाथ पर हम अभिकारकों को रखते हैं, और जबकि तीर के सीधे हाथ पर हम उत्पादों को रखते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए, समीकरणों को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं। एक तो शब्द समीकरण से, यानी उसमें जो अभिकारक या उत्पाद इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम शब्दों के सहारे लिखें। दूसरा है रासायनिक समीकरण लिखना, यानी शब्दों के स्थान पर उनके प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, इस एग्जाम्पल में आप समझेंगे कि यहाँ पर जिंक लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर जिंक का सूत्र लिखा हुआ है। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है, यहाँ जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखा हुआ है। या जिंक सल्फेट लिखा हुआ है, यहाँ सूत्र लिखा हुआ है उसका, यहाँ हाइड्रोजन और उसका सूत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कर दें ज़रूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण। अभी जैसे कि मैं बता चुका कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए किसी चीज़ की तो आवश्यकता होगी ना, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो चिन्ह हैं उनके साथ साथ जो है हम परिस्थितियों का भी जिक्र करते हैं, यानी ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है। जबकि जो अभिकारक और उत्पाद की जो अवस्थाएं हैं उनको उसके साथ ही
लिखा जाता है। तो 10th क्लास में पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है ये देखिए, आप समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो समझना ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो तीर है, तीर के आप उल्टे हाथ पर देखें अलग अलग परमाणु कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। आयरन इस्तेमाल हो रहा है जिसका प्रतीक Fe है। Fe कितने इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर? 1 हो रहे हैं। जबकि आप सीधे हाथ पर देखेंगे तो Fe जो है कितने प्रयोग हो रहे हैं? यहाँ पर 2 प्रयोग हो रहे हैं। आपके Fe 2 प्रयोग हो रहे हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। और जो हाइड्रोजन है वो भी 2 प्रयोग हो रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है वो 3 प्रयोग हो रहे हैं। ये आप लोग समझिएगा, ये 2 लिखेगा आप और ये 3 लिखेंगे। तो अब ये जो कंडीशन ऐसी है कि इधर अलग आयरन इस्तेमाल हो रहा है, इधर 1 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। हाइड्रोजन तो पूरा है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन गड़बड़ाया हुआ है, एक आयरन गड़बड़ाया हुआ। तो देखिए, अब 3 को तो 1 किया नहीं जा सकता, 1 को 3 किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा कि जो Fe है उसके सामने 3 लिख दो। अब अगर 3 Fe है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन के कितने हुए? 3 हुए। क्लियर है? चलिए, यहाँ मैंने आयरन का 3 लिख दिया और यहाँ हाइड्रोजन के H2O के सामने 4 लिख दिया। Fe3O4 ऐसा ही रहा, और हाइड्रोजन के यहाँ पहले कितने लिख दिए? 8 लिख दिए। तो अब देखिए, पहचानिएगा, यहाँ से पहचानिएगा। हाइड्रोजन के कितने हुए? 4 दूनी 8। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हुए? 4 दूनी 8, यानी हाइड्रोजन का क्लियर हुआ काम। यहाँ पर आयरन के कितने हैं? 3 हैं। यहाँ कितने हैं? 3 एकम 3 है, इसका भी क्लियर काम हुआ। बात करें ऑक्सीजन की तो 4 एकम 4 यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एकम 4 हैं। क्लियर है? तो बच्चा पार्टी, ये जो है इसको संतुलित अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, संतुलित अभिक्रिया कहा जाता है। और संतुलित अभिक्रिया लिखने के बाद में बच्चा पार्टी, यहाँ पर ठोस को S से, द्रव को L से और गैसीय अवस्था को G से प्रदर्शित किया जाता है। और जबकि किसी भी चीज़ का जलीय विलयन हो तो जलीय विलयन को हम AQ यानी एक्वस से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग क्या लगाएंगे? पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना, पहला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए, दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, वो बनता है अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अभिक्रिया के प्रकार, पहला प्रकार है अभिक्रिया का संयोजन होना। संयोजन का मतलब है जुड़ना। संयोजन का मतलब है जुड़ना। अब देखो, जब कोई चीज़ जुड़ेंगी तो दो ही तो कम से कम चीज़ जुड़ेंगी। तो क्या परिभाषा है देखिएगा कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। एक एकल उत्पाद बनाते हैं बच्चा पार्टी। देखिए, यहाँ क्या है? A और B ने मिलकर क्या बनाया? एक C बनाया। तो इसमें या तो आपकी परिभाषा आ सकती है कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लीजिए, या आपका आ सकता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देगा तो उस रासायनिक अभिक्रिया में आपको क्या करना है? पहचाननी है कि ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया आपकी होगी। तो देखिए, यहाँ कोयले का दहन है, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, यानी 2 मिलकर एक चीज़ बनाई तो संयोजन अभिक्रिया। 2 ने एक चीज़ बनाई, संयोजन। 2 ने एक चीज़ बनाई, संयोजन। तो ये एग्जाम्पल कैसी अभिक्रियाओं के हैं? संयोजन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। तो पहला बच्चा पार्टी आपका कंप्लीट हुआ, संयोजन अभिक्रिया। चलिए, दूसरा करते हैं। दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पाद का तो निर्माण होता है, पर साथ साथ ऊष्मा भी उसमें से निकलती है। तो देखिए, इसमें जब मीथेन की ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो ऊष्मा निकल रही है, यहाँ पर भी ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूट जाना होता है। क्या होता है? टूट जाना होता है। तो इसमें जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ A जो है B और C में टूट गया। एक किस में टूटा? A एक तो B में टूटा और एक C में टूटा।
तो इसका मतलब क्या है कि ए का क्या हुआ, वियोजन हुआ, यानी ए टूट गया। अब वियोजन देखे कितने प्रकार के होते हैं, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन का मतलब है कि जब किसी चीज़ को उष्मा दे दी जाए तो उससे अगर कोई चीज़ टूट जाए तो उसको उष्मीय वियोजन कहा जाता है। जैसे देखिए FeSO4 को उष्मा दे दी तो FeSO4 किस में परिवर्तित हो गया, फेरिक ऑक्साइड में हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड में हुआ और सल्फर ट्राइऑक्साइड में हुआ। चूना पत्थर को जब उष्मा दी तो चूना पत्थर जो है CaO बिना बुझा हुआ चूना जो और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। दूसरा है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन का मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो वो जो है अभिकारक दो उत्पादों में क्या हुआ, टूट गया। जैसे जल में विद्युत धारा आप प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो जल कितने में टूट गया, 2 में टूटा। क्लियर है, यहाँ से क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो ये वीडियो आपको बार बार देखनी है और बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले जो है आपका बिल्कुल चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है कि सूर्य की उपस्थिति में अगर किसी का वियोजन हो जाए, यानी किसी चीज़ पर सूर्य का प्रकाश पड़ा और वो दो चीज़ में क्या हुई, विभक्त हुई। जैसे यहाँ AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है Ag और Cl में परिवर्तित होगी, Ag ब्रोमाइड Ag और ब्रोमीन में। अब यहीं से देखिए उष्मा शोषी। उष्मा शोषी, शोषी का मतलब है उष्मा का शोषण कर रहे हैं, यानी अवशोषण कर रहे हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनको होने के लिए किसी भी प्रकार की उष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनको क्या कहा जाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। टाइप नंबर 3 है कि विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहा जाता है। तो बच्चा पार्टी, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि किसी का विस्थापन हो गया। विस्थापन का मतलब होता है कि कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई। ठीक है। यहाँ Fe देखिए किसके साथ चला गया, SO4 के साथ चला गया, जबकि शुरुआत में SO4 था किसके साथ, CuSO4 कॉपर के साथ। कॉपर बेचारा अकेला रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर को SO4 छोड़कर चला गया। तो जब कोई किसी को छोड़कर चला जाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर जिंक जो है, जिंक के साथ में कॉपर चला गया, कॉपर अकेला रहा, तो इसका मतलब विस्थापन हो गया SO4 का और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। ठीक है। द्विविस्थापन, द्वि मतलब दो विस्थापन, यानी 2 बार विस्थापन अगर हो रहा हो, क्या हो रहा हो, 2 बार विस्थापन हो रहा हो, यानी एक ने एक को छोड़ा, एक ने एक को छोड़ा। तो देखिए ये Na2SO4 है, इसको सही करेंगे आप, Na2SO4। यहाँ Na के साथ SO4 जुड़ा हुआ है, यहाँ बेरियम के साथ चला गया है, यहाँ क्लोरीन बेरियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये NaCl के साथ Na के साथ चला गया। इसका मतलब एक तो SO4 का विस्थापन हुआ, SO4 छोड़कर चला गया, और एक जो है Cl छोड़ कर चला गया। तो इसका मतलब 2 चीज़ों का विस्थापन हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। चलिए और देख लेते हैं। उपचयन तथा अपचयन किसे कहते हैं। उपचयन का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है, या तो हाइड्रोजन हट जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो उसका मतलब क्या है कि उसका उपचयन हुआ, या इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए कार्बन अकेला था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन और जुड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ कॉपर अकेला था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो कॉपर। ठीक है। कॉपर का क्या हुआ, यहाँ पर उपचयन हुआ। चलिए अब देख लेते हैं कि अपचयन किसको कहते हैं। अपचयन उपचयन का सीधा सीधा उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। वहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है, यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यहाँ ऑक्सीजन हट जाएगा। वहाँ हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्लियर है, बात आई समझ में। तो ध्यान रखिए, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया आपको बच्चा पार्टी याद करनी है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन भी जुड़ता है और हाइड्रोजन भी जुड़ेगा, यानी अपचयन और ऑक्सीकरण या उपचयन या अपचयन दोनों एक साथ हों, उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, उपचयन अभिक्रिया जो है उसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग देखते हैं। दैनिक जीवन में सबसे पहला प्रयोग है संक्षारण।
संक्षारण का मतलब है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आए, आर्द्रता के संपर्क में आए या किसी अम्ल के संपर्क में आए तो उसके ऊपर एक परत बन जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा हो कि लोहे की वस्तु को बाहर रख दोगे तो उस पर लाल लाल सा जम जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। या चांदी की जो कोई आपकी पाजेब वगैरह हों तो उनके ऊपर काली काली हो जाती हैं वो, तो या तांबे के ऊपर हरे रंग का संक्षारण का उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन और आर्द्रता के संपर्क में आकर अपने ऊपर एक परत बना लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संक्षारण। अब यसद लेपन क्या है? यसद लेपन जो है वो संक्षारण के बचाव का उपाय है। ठीक है, तो संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है? यसद लेपन से। उसको गैल्वनीकरण भी कहा जाता है। एक समझिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप लोग चिप्स वगैरह जो लाते हैं तो चिप्स जो है कुछ समय बाद जो है एक तो सील जाते हैं, ठीक है, और साथ साथ उनमें अजीब सी महक आती है, तो उसको ही विकृत गंधिता कहा जाता है। देखिए क्या है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं और उनके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे विकृत गंधिता कहा जाता है। चलिए अब विकृत गंधिता को रोकने के जो हैं हम उपाय देखेंगे। विकृत गंधिता को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं? प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी जो आप चिप्स वगैरह खा रहे हैं या ऐसा कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसको जो है बिल्कुल वायुरोधी बंद डिब्बे में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी जब उसको पैकेट में बंद किया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस बढ़ती जाती है। या शीतलन का प्रयोग किया जाता है, यानी चिप्स अगर सील जाएं तो चिप्सों को हम फ्रिज में रख दें तो वो ठीक हो जाएंगे। तो बच्चा पार्टी, ये चैप्टर समाप्त हुआ आपका। तो डे 1 का जो है आज चैप्टर बिल्कुल समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो के संबंधित कोई सुझाव हों तो वो भी ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।